दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको विलयन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए थे। आज मैं आपको आयतन, दाब व ताप के विभिन्न मात्रकों के बारे में बताना चाह रहा हूं। वेरियस यूनिट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसकी आवश्यकता मैंने महसूस की क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको करवाऊंगा तो आपको इन यूनिट के चेंजिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं आई, इसलिए मैं इन यूनिट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और भी जनरल साइंस में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो जनरल साइंस की दृष्टि से भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आप इनको ध्यान से देखें। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए बेटा, आयतन के विभिन्न मात्रक। देखिए, आयतन का एसआई पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में एसआई यूनिट में जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब, यानी कि घन मीटर। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर। और अगर आयतन के अन्य मात्रकों की बात करें जो प्रैक्टिकली काम आते हैं, वो हैं लीटर, मिलीलीटर और घन डेसीमीटर। अब हम इनकी इंटरचेंजिंग देखेंगे, लेकिन इंटरचेंजिंग देखने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि घन सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सीसी। कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब लिखा नहीं आता बल्कि सीसी लिखाता है। इसका मतलब वही है, सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब ना लिख के देता है, वो क्या दे देता है, सीसी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सीसी के। और ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर की, ml यानी कि मिलीलीटर की। तो आप ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके, 1 मिलीलीटर की। अगर ऐसे ध्यान नहीं आए तो आप ध्यान रखना, हमारी भाषा में शीशी कहते हैं छोटी सी बोतल को, सीसी, बहुत छोटी बोतल। अब उस सीसी में कितना आता है, मात्र 1 ml। कितना आता है आयतन, कितना वॉल्यूम आता है, 1 ml। अगर हम उस शीशी में वाटर भरने की कोशिश करें तो उस शीशी में कितना आएगा, 1 ml। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि शीशी किसके बराबर होती है, किसके इक्वल होती है, मिलीलीटर यानी कि ml की। तो एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 सीसी इक्वल टू 1 ml। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इसको इंटरचेंजिंग कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखें। आप सभी जानते हो कि 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर की। तो ऐसे ही मैं निकालू यहां से 1 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। तो वो बराबर होगा, देखो 1 डेसीमीटर है 10 डेसीमीटर के, तो वह पहला डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू फिर दूसरा 10 सेंटीमीटर इंटू फिर तीसरा 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर आएगा आपका 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब की। अब आप देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल हो गया 1000 ml। सर ये कहां से रख दिया, क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, मिलीलीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल हो गया 1000 ml की। आगे देखते हैं। चूंकि आप जानते हो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर की।
1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। तो आप यहां से देख सकते हैं इसका मतलब क्या आ गया, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होगा किसके, 1000 ml के, 1000 मिलीलीटर के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 लीटर के। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, या यूं कह दूं 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो ध्यान रखना 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ऐसे ही देखिए हमारा किस किस में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, डेसीमीटर क्यूब में हो गया, ml में हो गया, लीटर में हो गया। अब हमारा रह गया मीटर के साथ रिलेशन। आप जानते हो 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर की। तो बोलो 1 मीटर क्यूब इक्वल होगा वही 1 मीटर क्यूब, ऐसे यहां पे गए 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब की। अब आप देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल किसके आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या आ सकता है हमारा, लीटर। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे ध्यान दें, 1 मीटर क्यूब, अगर आपने एक पॉट लिया, कैसा पॉट, घनीय क्यूबिक पॉट, ये आपने एक टंकी ली और ये एक ऐसी टंकी है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई ऊंचाई भी 1 मीटर, और चौड़ाई ये लंबाई और क्या तीसरी रही चौड़ाई, ये वाली, ये भी 1 मीटर है। तो आप जानते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम वो 1 मीटर क्यूब आएगा। अब मैं इस टंकी में पानी भरना चाहूं, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर क्यूब आर्म वाली भुजा वाली एक टंकी है, 1 मीटर भुजा वाली एक टंकी है, तो उसमें कितना पानी आएगा। तो आप बता देंगे कि अगर इसकी भुजा 1 मीटर है तो इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब इसमें टंकी में 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं ये मीटर ना होके सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम होता 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सीसी, और 1 सीसी में कितना आता, 1 ml। तो ये आपके वॉल्यूम के वेरियस यूनिट मैंने आपको बता दी हैं, जिनकी ज्यादातर हमें आवश्यकता पड़ती है। वो है घन मीटर मीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, लीटर मिलीलीटर, और घन डेसीमीटर। और एक बात ध्यान रखना कि सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी कहते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आयतन के मात्रक के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं दाब के विभिन्न मात्रक। इनकी भी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। यूनिट ऑफ प्रेशर, देखें प्रेशर के ऐसे यूनिट जिनकी हमें न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी, या उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी जनरल साइंस में विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आप सभी जानते हो दाब का एसआई मात्रक वो होता है न्यूटन अपॉन, भाई आप जानते हो दाब बराबर क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो एसआई यूनिट बनी
वो बनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो हमने ये एसआई यूनिट देख ली इसकी एमकेएस पद्धति में, ये तो एसआई यूनिट हो गई। ऐसे ही अगर मैं इसकी सीजीएस पद्धति में देखूं तो सीजीएस पद्धति में फोर्स का यूनिट क्या होता है, बोलो, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसकी हो गई, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस पद्धति में हो गई, सीजीएस पद्धति में यूनिट हो गई। एक यूनिट आप साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ते हो, इसकी क्या, पास्कल, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, एक पास्कल हो गई। एक यूनिट आप ये पढ़ते हो एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर पढ़ते हो। एक यूनिट आप इसकी पढ़ते हो बार, एक यूनिट आप इसकी पढ़ते हो टॉर, और एक यूनिट आप इसकी पढ़ते हो mm ऑफ एच। तो आपने देखो कितनी यूनिट देख ली प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल, एटमॉस्फियर, बार, टॉर, mm ऑफ एच। जनरल साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टॉर किसकी यूनिट है, तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हैं प्रेशर की, mm ऑफ एच। mm ऑफ एच के स्थान पर आपको cm ऑफ एच भी आ सकता है, cm ऑफ एच कुछ भी आ सकता है, वो भी किसकी है, प्रेशर की। पास्कल किसकी है, प्रेशर की। एटमॉस्फियर किसकी है, प्रेशर की। तो ये वेरियस यूनिट है किसकी, प्रेशर की। अब हम इसमें रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वर्ग होता है 1 पास्कल। शॉर्ट में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पास्कल को पीए से कर देंगे, एटमॉस्फियर को मैं ज्यादातर एटीएम से रिप्रेजेंट करूंगा, इनको ऐसे कर देंगे। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके इक्वल होता है 1 पास्कल की। ध्यान रखना पास्कल भी एसआई यूनिट ही है। पास्कल ने कहा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या कह सकते हो, पास्कल कह सकते हो। अगली यूनिट हम सबसे इसकी बात करते हैं, ये सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है किसकी, प्रेशर की। देखिए एक एटमॉस्फियर ये इक्वल होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि एक एटमॉस्फियर में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आप कहोगे 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही किसके बराबर है, पास्कल के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फियर इक्वल होगा 1.01325 गुणा 10⁵ पास्कल। क्यों हमने पास्कल यहां कहां से आ गया, क्योंकि न्यूटन पर मीटर की जगह पर अपन क्या यूज कर सकते हैं, पास्कल यूज कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि एक एटमॉस्फियर में कितने पास्कल होते हैं, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं एटमॉस्फियर और mm ऑफ एच में। ध्यान रखना 1 एटमॉस्फियर इक्वल होता है 760 mm ऑफ एच। और अगर वो सीएम में पूछे तो mm में 760 है, तो सीएम में 10 का भाग लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 एटमॉस्फियर इक्वल होता है 76 cm ऑफ एच।
आपसे कोई पूछे कि एक एटमॉस्फेयर में कितना mmHg होता है, तो आप कहेंगे 760 mmHg होता है। ऐसे ही अब आप ध्यान रखना 1 mm ऑफ Hg इक्वल होता है 1 टॉर्क। 1 mm ऑफ Hg इक्वल होता है किसके? 1 टॉर्क। तो आप कह सकते हो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होगा 760 टॉर्क। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg है, तो mmHg की जगह पे क्या आ जाएगा? टॉर आ जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल हो गया? 760 टॉर। तो ये कुछ रिलेशंस निकल के आ रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखें कि एक एटमॉस्फेयर में कितने टॉर होते हैं? 760 होते हैं। एक mmHg में कितने टॉर होते हैं? 1 टॉर होता है। एक एटमॉस्फेयर में कितने टॉर होते हैं? 760 टॉर होते हैं। एक एटमॉस्फेयर में कितने mm ऑफ Hg होते हैं? 760 mm ऑफ Hg होते हैं। एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं? तो आपको बता दिया है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब किसका रह गया? अब हमारा रह गया एटमॉस्फेयर और बार के अंदर रिलेशन। इनके अंदर रिलेशन देखेंगे। चलो देखते हैं। इधर से मिटा रहा हूं मैं, यहां से देखिए 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है, या आप पहले ये देखें 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। अब आप देखो यहां से मैंने बता दिया, क्या बताया था? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल की। अब आप देखें ये 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल किसके इक्वल है? बार के। तो बताइए क्या आ जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल आ जाएगा 1.325 किसके? बार के। या तो आप यहां से एटमॉस्फेयर और बार में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रेशर के यूनिट थी जिनके अंदर आपको रिलेशन देखना था। अब कोई ऐसा रिलेशन नहीं बचा। अब आप अपने अनुसार बना के देख सकते हैं। आप ऐसे करना, पास्कल और टॉर में रिलेशन बिठा के देखना, बार और mmHg में रिलेशन बिठा के देखना। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप आसानी से रिलेशन देख सकते हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इनके अंदर अगर आपसे पूछे इनमें सबसे बड़ा मात्रक कौन है, सबसे बड़ी यूनिट कौन है प्रेशर की, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी यूनिट आती है यहां कौन सी? एटमॉस्फेयर। उससे छोटी यूनिट होती है बार। बार और एटमॉस्फेयर लगभग इक्वल है, थोड़ा सा अंतर है। आप देख सकते हैं बार में जब 1.0325 का इंटू करता हूं ना तो एटमॉस्फेयर आता है। तो इसका मतलब बार क्या है? छोटा यूनिट है और एटमॉस्फेयर बड़ा यूनिट है। तो सबसे बड़ा यूनिट हो गया एटमॉस्फेयर, उससे छोटा हो गया बार, और बार के बाद उससे छोटा कौन सा आएगा इसमें? पास्कल। पास्कल के बाद कौन आएगा? टॉर, और टॉर के बाद टॉर और mmHg तो आपस में बराबर हैं, तो टॉर और फिर mm ऑफ Hg। तो ये आपके प्रेशर की विभिन्न मात्रक समाप्त हुए। अब हम किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की। देखें टेम्परेचर की मात्रक, ताप की मात्रक। देखो बेटा टेम्परेचर के ज्यादातर काम आने वाले कौन कौन से मात्रक हैं? मैंने क्या कहा था?
इन यूनिट का जनरल साइंस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों स्थान है? क्योंकि जनरल साइंस में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की डायरेक्ट यूनिट पूछ ली जाती हैं। कुछ यूनिट हमने पहली बार सुनी है तो उनका हम आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप जान चुके हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट संभव है। तो आप देखें, टेम्परेचर ज्यादातर सबको पता रहती है। टेम्परेचर का ये मात्रक सबको पता रहता है केल्विन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K से। दूसरा टेम्परेचर का मात्रक आपको पता रहता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री C से। तीसरा मात्रक आपको पता रहता है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम डिग्री F से रिप्रेजेंट करते हैं। दो अन्य मात्रक भी मैं आपको टेम्परेचर के बता रहा हूं। एक है डिग्री रैंकाइन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिग्री RA से। और पांचवा जो यूनिट है इसकी टेम्परेचर की वो है र्यूमर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा RA से। तो टेम्परेचर की आपको कम से कम ये 5 यूनिट ध्यान रखनी है। इनमें से ये वाले क्वेश्चन तो कई बार जनरल साइंस में पूछ लिए गए वरियस एग्जाम में कि रैंकाइन या र्यूमर किसके मात्रक हैं, तो आप कहेंगे डायरेक्ट ताप के मात्रक हैं। बहुत सारे मात्रक लिखे आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से ताप का मात्रक कौन सा है। इन तीनों का नाम नहीं होता, उनमें से इन दो का किसी एक का नाम होता है जो हमने कभी सुने नहीं होते हैं और हम आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रैंकाइन और र्यूमर ये भी टेम्परेचर की यूनिट है। चलिए हम बात करते हैं। इनमें रिलेशन निकालने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन बिठाते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन सबसे आसान है। आप देखो बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल होता है 273.15 केल्विन की। तो अब यहां से आपको क्लियर पता पड़ गया कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में से टेम्परेचर का कौन सा यूनिट बड़ा है। तो आप क्या कहोगे? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में तो जब हम 0 पढ़ेंगे तो केल्विन में कितना पढ़ना पड़ेगा हमें? 273.15। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 आगे होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना, ये इंटू नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? 5 प्लस 273.15 केल्विन, तो कितना आ जाएगा? 278.15 केल्विन। इसको इंटू मत समझ लेना, ध्यान रखना। आपको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो आप उसमें 273.15 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 273.15। तो ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 ऐड करना पड़ता है। आप इस लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना, ये कोई इंटू की लाइन नहीं है। आपको ऐड करना है 273.15। किसमें ऐड करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, देखिए केल्विन से हमें क्या निकालना है? डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। कितना? 273.15। तो ये केल्विन अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज करना है? केल्विन में। अब इनको ध्यान रखना, अब ये सही बन गई लाइन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आप इसमें ऐड करोगे कितना?
273.15 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 ऐड करना पड़ता है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273.15 माइनस करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट हम ज्यादातर 273 यूज करते हैं न्यूमेरिकल पुट के लिए, तो आप डायरेक्ट एक्यूरेट 273.15 होता है। तो ये तो आपका आ गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन। अब हम बात करेंगे सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, रैंकाइन और ह्यूमर का रिलेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो आप ध्यान से देख लें, उसके बाद इनका आसानी से इंटरचेंज हम सीख जाएंगे। देखें क्या, मैं आपको सभी यूनिट में प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल के लिए दो चीज निकालूंगा। एक निकालूंगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, और दूसरा निकालूंगा इसका हिमांक बिंदु या गलनांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु किसके लिए निकालना चाहता हूं मैं? प्योर वाटर के लिए। देखिए क्या है, देखो हमारे पास यहां तो मैं ले रहा हूं यूनिट, यहां ले रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट, यहां ले रहा हूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। डिग्री सेल्सियस में आप सभी जानते हो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सब जानते हैं इस बात को। चलो डिग्री सेल्सियस खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट की। ध्यान रखना, डिग्री फ़ारेनहाइट में प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 212, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह फ़ारेनहाइट में याद रखना है। अब बात करते हैं हम र्यूमर में। र्यूमर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 र्यूमर, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 र्यूमर। यह र्यूमर का हो गया। और तीसरी है फोर्थ है डिग्री रैंकाइन। और रैंकाइन में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा, अगर आप याद रखना चाहें, भूले ना, तो इनका डिफरेंस भी निकाल लें। डिफरेंस, तो यहां पे आप देखें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 100 का। यहां आप देखें 212 माइनस 32 करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आएगा? 180 का। इसमें र्यूमर में निकालो, 80 माइनस 0 करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, कितना आएगा? 80 का आएगा। अब बात आती है रैंकाइन का कितना आएगा। ध्यान रखना, रैंकाइन का डिफरेंस भी लगभग 180 आता है, लगभग। तो अगर आपको कोई चीज ध्यान नहीं रही, जैसे बॉइलिंग पॉइंट भूल गए या फ्रीजिंग पॉइंट भूल गए, तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में से भी अगर कोई एक वैल्यू याद है, तो आप उसमें से 180 माइनस या ऐड करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कहा इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका? रैंकाइन का। रैंकाइन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 491.67। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद, तो अपन क्या करेंगे? 491.67 में 180 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 671.64। लगभग है, मैंने कहा था लगभग होता है। तो अब न्यूमेरिकल पुट के लिए ज्यादातर हम इसको 670 यूज कर लेते हैं,
और इसको लगभग 490 यूज कर लेते हैं। एक्यूरेट है। रैंकाइन में बॉइलिंग पॉइंट 671.64 और फ्रीजिंग पॉइंट 491.67। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बन गई आपकी। अब आप कोई सी भी यूनिट को आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्या जनरल फॉर्मूला है? आपने कोई भी दो यूनिट ले लो, जैसे मान के चलो सर हमें इन दोनों में इंटरचेंजिंग सिखाओ। किस किस में? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखो कैसे निकालते हैं। आपको इंटरचेंजिंग करनी है डिग्री सेल्सियस। किसमें? डिग्री सेल्सियस। तो इनका डिवाइड करो, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का। अब आपको क्या करना है? इनमें से इनके मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देना है। फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू किसके करना है? बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन ऐसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बस हो गया आंसर। यानी कि ये जो डिफरेंस है वो मैंने इसीलिए लिखा था कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस किसी का भी करना है, अगर आपको इनका और इसका करना है तो इसमें से माइनस ये इस माइनस माइनस फिर डिफरेंस एंड डिफरेंस। तो देखो जैसे मैंने कहा यहां पे इसका इंटरचेंज करके देखते हैं। डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस में? 0 रख दो आप अपॉन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट, तो रखना ही है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 32 रख दो इक्वल टू। अब बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 100 आ रहा है अपॉन, और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का? 180 आ रहा है। बहुत आसान। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस 0 होगा, इतना ही बचेगा। ये आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू 2 से काट दो इसको 5/9। ये इसका रिलेशन बन गया। ऐसे आप कोई सा भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मान के चलो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसको साफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन आ गया, मान के चलो आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है, सर 5 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताइए। 5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? तो आपको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट यानी 5 डिग्री सेल्सियस की जगह तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हमें निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू 5/9। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूं। तो इसका आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इसका करोगे 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 160 इक्वल टू 45। ये उधर जाएगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 45 प्लस 160। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इनको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा? 205 अपॉन 5। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 41। तो ध्यान रखना कि 5 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? 41 आएगा। तो बहुत आसानी से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सर कोई और इंटरचेंजिंग बताइए। तो देखें और देखते हैं फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आप ध्यान रखना किसी का भी। सर हमें आप बताइए किस किस का बताएं अपन? डिग्री फ़ारेनहाइट और रैंकाइन र्यूमर का देख लेते हैं, इनका देख लो। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर आप लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन डिग्री र्यूमर, सॉरी डिग्री नहीं लगती र्यूमर में, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट।
तो आप वही तरीका है, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग पॉइंट है 32 अपॉन माइनस 0 होगा, 0 हो गया, इक्वल टू यहां इसका कितना था 180 और इसका कितना होता है 80, डिफरेंस 180 एंड 80। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू र्यूमर इक्वल टू, अब ये कितना आ जाएगा 9/4, ये बन गया रिलेशन। तो आप किसी का भी रिलेशन बिठा सकते हो। अब आपसे कह दिया जाए कि सर हाँ देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अपन क्या है मैथ में थोड़े से करके नहीं देखते, मैं आपसे ये कह दूं सर डिग्री फ़ारेनहाइट और रैंकाइन का इंटरचेंज करके बताओ, कोशिश करते हैं क्या आता है। चलिए मैंने कहा सर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 कर दो अपॉन, और रैंकाइन में करो आप ऐसे ही डिग्री रैंकाइन माइनस लगभग कर लेते हैं 490 इक्वल। अब इसका भी डिफरेंस कितना 180 और इसका भी डिफरेंस कितना 180, ये लो हो गया। तो ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल होगा डिग्री रैंकाइन माइनस 490 के। नहीं आएगा क्या, बस आ गया। अब क्या इसको इधर ले जाओ, तो ये या उसको इधर ले आओ, कैसे भी कर लो आप, आपकी मर्जी है। मैं इसको ऐसे कर रहा हूं डिग्री रैंकाइन इक्वल टू, इसको इधर ला रहा हूं, प्लस का हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस 490। ठीक है, तो बताइए डिग्री रैंकाइन किसके इक्वल आ गया, 490 में से इसको माइनस कर देना तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 4 गए तो 5 एंड 4। तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हम 458 ऐड करेंगे तो वो रैंकाइन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इन सभी वैल्यूज में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको टेम्परेचर की यूनिट के बारे में पता पड़ गया, उनकी इंटरचेंजिंग के बारे में पता पड़ गया, ऐसे ही आयतन यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर की यूनिट भी आपको, अब मुझे लगता है आप कहीं अटकेंगे नहीं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर पसंद आया है और अगर आपको किसी यूनिट में, इस तरीके की यूनिट में कहीं दिक्कत है तो आप मुझसे शेयर करें, मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।